नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है रोम। रोम के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही पुराना शहर है। साथ ही साथ सिर्फ ये एक शहर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और व्यापारिक हिस्सों का एक बड़ा केंद्र है। भारत से जितनी भी वस्तुएं यूरोप को जाती है, वो सबसे पहले रोम के ही अंदर एंटर होती है। अगर आप 2500 साल पुराने हिस्ट्री को देखेंगे भारत और यूरोप की, तो आपको उसमें सबसे पहले रोम का नाम देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोम में हर वस्तु, हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है आज भी। उस समय जो व्यापार होता था भारत और रोम के बीच, वो रेशम, मखमल, इसके अलावा जूट और जो महंगी चीज़ें थी जैसे मोर या कोई सोने की चीज़ें, इन सारी चीज़ों का व्यापार चलता रहता था। तो रोम के शासकों के बारे में हम आज प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, साथ ही इसकी संस्कृति और इसकी जो विकास था, उसकी प्रक्रिया के बारे में भी आगे जानेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि रोम का विकास कैसे हुआ था। रोम का विकास कबीलियाई क्षेत्रों के लोगों ने किया था। साथ में रोम का नाम रोम इसलिए पड़ा क्योंकि जो एक शासक हुआ था रोम के अंदर, उसका नाम था रोमुलस। रोमुलस एक बहुत ही योग्य शासक था। उसने जो अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उसको जीतना शुरू कर दिया था। रोम सिर्फ पहले एक छोटी सी बस्ती मात्र हुआ करता था, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों ने जो इस क्षेत्र का है वो विस्तार कर दिया धीरे धीरे। तो लोग धीरे धीरे सिविलाइज्ड हुए, उनमें अपना विवेक आया, भरोसा आया। इसके अलावा उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में एक स्थिरता आई, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें होती है। तो रोम के बारे में ये कहा जाता है कि रोम के अंदर जो एक कोलोसियम है, आपको ज़रूर पता होगा अगर आप कभी भी रोम गए हैं, रोम सिटी गए हैं, तो आपने कोलोसियम जगह को ज़रूर देखा होगा। कोलोसियम दरअसल में एक अखाड़ा है जहाँ पर रोमन लोग और उनके जो सैनिक है, वो अफ्रीका के गुलाम लोगों से लड़ते थे। उनके अंदर जो रोमन्स है, उनके अंदर एक प्रजातीय श्रेष्ठता है, आज भी है, पहले भी थी। तो कोलोजियम सिर्फ एक अखाड़ा नहीं है, बल्कि इसका एक अपनी पूरी प्राचीन हिस्ट्री है। आमतौर पे लोग देखते हैं किसी भी कंट्री के कि जो कोलोजियम है वो सिर्फ एक इमारत है या कोई सिर्फ एक अखाड़ा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोलोजियम में एक ऐसी जगह है, ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर कई गुलामों ने जीत कर अपनी योग्यता साबित की है। साथ ही साथ जो कोलोजियम है, उसने रोम को 7 शासक भी दिए हैं, बहुत ही योग्य शासक दिए हैं। और जो आप रोम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, वो ऐसा है कि 2 हिस्सों में वहाँ की जो प्रजा है, वो जो जनता है, वो बटी हुई थी। तो वहाँ का जो धर्म है वो ईसाई धर्म है आज भी। और जो वहाँ की संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से जैसे आप देखेंगे ना कि अगर कोई रोम के अंदर जो शासक आता था शांति प्रिय, तो लोग वैसे उनका व्यवहार ऐसे वैसे हो जाता था। लेकिन जब कोई रोम के अंदर शासक कोई तानाशाही करता था या कोई हिंसात्मक कार्य करता था कंटिन्यू, तो रोमन
जो लोग थे वो हिंसा के आदी हो जाते थे। तो उनको हिंसा बहुत पसंद थी एक तरीके से। वो उनका विकल्प, हिंसा उनका विकल्प नहीं था, बल्कि उनके लिए वो एक मनोरंजन था। अखाड़े में के अंदर जितने भी गुलाम लड़ते थे या कोई शासक लड़ते थे, तो उनके अंदर एक हिंसा को लेकर बहुत ही पॉजिटिव भावना जागती थी। अब यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि जब किसी देश की प्रजा हिंसात्मक हो जाती है या उसके लिए हिंसात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो वहाँ का समाज भी वैसा ही हो जाता है हिंसात्मक। रोम के अंदर जितने भी शासक हुए उनमें से अगर आप कुछ को छोड़ दें, तो सभी ने हिंसात्मक रणनीतियाँ और युद्ध अपनाए। अगर मैं आपको एक दो शासक का नाम गिना सकता हूँ, ऑगस्टस और जो उसके मार्कस ऑरेलियस, ये दो ऐसे शासक के नाम बता रहा हूँ मैं, जो जो जिन्होंने बहुत एक हिसाब से शांति के बहुत ज़्यादा प्रयास किए और हिंसा को अपने राज्य में कम करने की कोशिश की। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने हिंसा को कम बढ़ावा दिया है और शांति और समृद्धि को ज़्यादा अहमियत दी है। इसमें सबसे प्रमुख नाम है चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। और इसके अलावा आपका जो हर्षवर्धन है, जो हर्षवर्धन राजा थे, वो बहुत ही ज़्यादा नेक दिल और सहिष्णु राजा थे। संस्कृति के बारे में ये है कि रोम की संस्कृति बिल्कुल तीन हिस्सों में बटी थी। एक हिस्से में अमीर लोग होते थे, अमीर लोग में से सीधा व्यापारी और शासक वर्ग के लोग होते थे। दूसरा वर्ग वो था जो गरीब वर्ग था, जिनके पास संसाधनों की कमी थी और जो पैसे हैं उनके पास लिमिटेड थे। तीसरा वर्ग रोमन समाज में ऐसा था जिन्हें दास कहा जाता है, और उन्हें हबशी भी कहा जाता है। हबशी मतलब काले गुलाम। उनका व्यापार भी रोम के अंदर किया जाता था। रोम सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उस टाइम ये बोला जाता था कि दुनिया की हर चीज़ रोम में उपलब्ध है। और हर लिहाज से रोम एक ऐसा शहर है जिसकी कल्पना या परिकल्पना करना भी दुनिया के लिए नामुमकिन है। और ये बात सही भी है। जो रोमनों ने इंजीनियरिंग की और बिल्डिंग्स बनाई, वो अमेजिंग है आज के टाइम पे भी। और कोलोजियम में जब आप एंटर करते हैं या कोलोजियम को आप बाहर से देखते हैं, तो आपको हर दरवाजे पर, हर खिड़की पर एक राजा की मूर्ति दिखाई देती है। और साथ में इन इन दरवाजे पे या खिड़की पर सिर्फ राजा की मूर्ति ही स्थापित नहीं होती, बल्कि इनमें जो रोमन धर्म के अंदर देवियाँ थी, जैसे हमारे धर्म में देवियाँ हैं, तो उनके धर्म में भी देवियाँ थी, तो उनकी तस्वीरें भी या मूर्तियाँ भी उनमें सजाई गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप व्यापारिक साझेदार बनते हैं किसी देश के साथ, मान लीजिए भारत के साथ, तो रोम भारत के साथ बहुत समृद्ध व्यापार करता था। आज भी काफ़ी व्यापार होता है रोम का, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है किसी भी शहर का, वो अगर कभी घट जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो उस देश के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाती है। ये चीज़ मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे भारत में विक्रमशिला या तक्षशिला जैसे शहर थे, तो उनका जो इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में वो काफ़ी कम हो गया था। पहले ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा होती थी। दुनिया भर के लोग तक्षशिला में आते थे। रोम एक ऐसा शहर था जहाँ पर बहुत पश्चिम और पूर्वी देशों का जो सांस्कृतिक एक कह सकते हैं मंडप आप देखने को मिलता है, या संगम संगम भी कहा जाता है, कि आपको पूर्वी देशों का और दुनिया भर की देशों की संस्कृति का एक संगम रोम में देखने को मिलता है।
इसके अलावा रोम के अंदर गुलामों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। रोमन लोग बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में जीते थे। ये करीब करीब 6 लाख तो उनके पास दास थे। उनसे खेतों में काम करवाते थे और बिल्कुल उनसे मतलब दिहाड़ी मजदूरी तो छोड़ दीजिए, पर उनको खाने के लिए कई बार खाना भी नहीं देते थे। इसके अलावा जो रोमन नौसेना थी, उनके अंदर चप्पू चलाने वाले भी रोमन्स के दास होते थे, मतलब ब्लैक लोग, अफ्रीका के लोग। तो रोमन्स नेवी बहुत शक्तिशाली थी उस समय। उनके जहाज़ों पर तोपें लगी होती थी। इसके अलावा जो जो उनका सिस्टम था वो बहुत ही सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का था, मतलब राजशाही राजशाही के अंदर पूरा सिस्टम, राजा ही सर्वोच्च, आर्मी बहुत ताकतवर थी। अगर आप पुराना रोम देखेंगे ना, तो उनकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थी। मतलब जैसे कोई तीरंदाज थे, भाला फेंकने वाले थे। इसके अलावा जो स्पैरो होते हैं, छोटे छोटे गोले फेंकने वाले होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनकी तकनीक बहुत एडवांस थी। कई बार इसलिए उन्होंने युद्ध भी बहुत सारे जीते। अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। इसके अलावा यूरोप के साथ भी उनका कई बार झगड़ा हो जाता था। हालांकि नॉर्मल नॉर्मल झगड़ा उनके साथ कंटिन्यू नहीं बना रहता था, कभी कभी उनका झगड़ा बना रहता था। तो रोम के बारे में ये कहा जाता है कि कई बार रोम पर हमला हुआ है, कई बार रोम को जलाया गया है। जूलियस सीजर जैसे महान शासक भी रोम के अंदर हुए हैं। इसके अलावा जो ग्लैडिएटर है, ग्लैडिएटर एक प्रमुख भूमिका निभाते थे लड़ने में। जब उनको प्रशिक्षण मिलता था लड़ने का कोलोजियम में, तो वो बहुत ज़्यादा उनका दिमाग ऐसे हो जाता था कि वो प्रेम को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते थे। इसके अलावा उनको ग्लैडिएटर जो थे उनको हिंसात्मक क्रियाओं में रखा जाता था। और जो आप कह सकते हैं कि उन्हें ऐसे हिंसक जानवरों से भी लड़ाया जाता था जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, जैसे शेर या कोई चीता वगैरह। और ये जो जानवर थे ये एशिया के देशों से ही मंगवाए जाते थे, खासकर चीन और भारत। जो इसका पार्ट 2 आने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। खासकर रोमन जो किंग्स थे, उनकी जो उपलब्धियां या विजय थी या एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कैसा था, किस तरीके से वो काम करता था। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, तो उसके बारे में आपको कल बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।